जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पिछले स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं आप सभी को? और बहुत जल्द एक बहुत ख़ास लाइव लेके आने वाला हूँ जिस पर बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था, और ये है टाइम ट्रैवल या समय यात्रा। समय यात्रा को समझेंगे, समय यात्रा की कुछ घटनाओं को उल्लेख करेंगे, और जो मुझे लगा कि हम समय यात्रा के विषय में सोचते हैं, हमारे वैज्ञानिक भी सोचते हैं, मगर समय यात्रा से संबंधित कुछ ऐसी खास पॉइंट्स है जिस पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया है। जैसे हम अगर अंतरिक्ष में भी जाते हैं तो वहाँ के वातावरण की विविधता की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो एक ऐसा समय जिसमें आप थे ही नहीं, उस समय पे जाने पे वहाँ के वातावरण से क्या आपके शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस समय के बीमारी वगैरह जो आपके शरीर में जिसकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? या आप अगर किसी ऐसे मोमेंट पे पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ऑकवर्ड हो तो क्या होगा? इन सभी विषयों पर गंभीर चर्चा करेंगे इस लाइव में। और इसके साथ साथ आप सभी से भी निवेदन है कि अगर इस विषय पर कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे प्रश्न आपके पास हैं जो इस विषय को और रोचक बनाते हैं, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, उसके कमेंट में बिल्कुल लिखिए, और जितनी जल्दी हो सके लिखिए, ताकि उन सभी को समेट कर एक खास लाइव बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मेरे अलावा सिर्फ एक और यात्री था जो उतर रहा था। वैसे भी गांव देहात के इन छोटे स्टेशनों पर ज़्यादा सवारी नहीं उतरते हैं। ट्रेन जोर की विसिल देती हुई आगे बढ़ गई। मेरे साथ उतरे उस लंबे से व्यक्ति ने अपने कंधे में एक बड़ा सा बैग लटकाया और स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ गया। शायद रात वो वहीं गुजारेगा और सवेरे जाएगा, मगर मेरे लिए ये संभव न था। मुझे तो रात के इस पहर भी मैनापुर पहुंचना जरूरी था, क्योंकि फोन में जिस तरह के रुंधे गले से शिप्रा मासी ने कहा था, मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। बेटा, तुम लोग बड़े आदमी हो, हम गरीब, मगर इस गरीब की बेटी का विवाह है रे, तेरी बहन है। शादी में अगर भाई ना रहे तो कैसा लगता है? निवेदन करती हूँ रे, आ जा शादी में, कन्यादान में खड़े होकर अपने मौसा का साथ दे दे। वैसे शिप्रा मासी के घर गए हुए मुझे कितने साल हो गए याद भी नहीं है। आखिरी बार माँ के साथ गया था। गांव में ही रहते हैं वो लोग, थोड़े से गरीब है। शिप्रा मासी की एकमात्र लड़की है, उसी की विवाह था, और मासी ने जिस तरह से मुझे बुलाया था, मेरा आना तो लाजमी बनता था, मगर हाय री किस्मत, ट्रेन हो गई लेट। जो ट्रेन शाम के 7 बजे स्टेशन पर पहुंचनी थी, रात के 11:30 बजे पहुंची। अब किया क्या जा सकता था? जल्दी जल्दी उनके घर पहुंच जाऊं, बस यही है। स्टेशन से बाहर जब निकला तो चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी दूरी पर एक चाय का कच्चा दुकान था जिसकी शटर आधी गिर चुकी थी। मैं इधर उधर देखता रहा। अंत में थक हार कर चाय दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। चाय वाला अपने काम में मगन था। मेरा गला सूख रहा था। मैंने उससे पूछा, दादा चाय मिलेगी क्या? उसने अपने हाथ रोककर मेरी ओर देखा
फिर बोला, बाबू नहीं मिल पाएगी, असली में दूध खत्म हो गया है। उसके बाद वो अपना काम छोड़कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ ध्यान। अब इतनी रात गए, आप कहाँ जाएंगे बाबू? मैंने कहा, मैनापुर। सुनकर वो थोड़ा सा चौंका, बोला, मैं क्या कहता हूँ, रात बहुत हो चुकी है, आप यही स्टेशन मास्टर के कमरे में रात बिता लीजिए, सवेरे चले जाइएगा। नहीं, असली में मेरी मौसी के लड़की की शादी है और मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यार रिक्शा नहीं मिलेगा क्या? इतनी रात गए तो नहीं, और मैनापुर और कहीं जाने की बात होती तो शायद रिक्शा वाले तैयार भी हो जाते हैं, मगर उधर कोई नहीं जाएगा। अरे ये तो बड़ी परेशानी हो गई। देखिए ना, आपसे अगर कुछ बन पड़े तो मैं ज़्यादा किराया भी दे दूंगा। बाबू, ज़्यादा किराया देने के बाद भी मैनापुर कोई नहीं जाएगा। फिर अचानक कुछ सोचकर बोला, अच्छा एक कोशिश मैं करता हूँ। आपकी किस्मत। फिर वो पास के अंधेरे में जैसे गायब हो गया। कुछ देर बाद प्रकट हुआ, साथ में एक और व्यक्ति था। बाबू, ये तैयार है आपको ले जाने के लिए, मगर 200 रुपये लेगा। मैं 300 दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बाबू, फिर तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। मैंने उस व्यक्ति की बात सुनकर उसकी ओर नज़र घुमाई। कोई 50-55 साल का व्यक्ति होगा, मगर नशे की वजह से अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तूफान में डोलते पेड़ की तरह उसका शरीर हिल रहा था। मैंने कहा, ये किसे ले आए हैं भाई साहब? ये तो खुद ही राम प्रसाद खाकर टुन्न है। ये मुझे क्या पूछाएंगे? पता चला मैनापुर की जगह सीधा द्वारिकापुरी पहुंचा दे रहे हैं, स्वर्गलोक की ओर। अरे बाबू, ऐसा मत कहिए, मैं नशे में जरूर हूँ, मगर मैं होश में हूँ, आपको ले जा सकूँगा। देखिए बाबू, इसके साथ चले जाइए, नहीं तो फिर और कोई साधन नहीं है। स्टेशन मास्टर के कमरे में ही रात बिता दीजिए। बार बार मौसी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। उधर शादी भी बीती जा रही थी, पहुंचना तो था ही। अतः थक हार कर उसके रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा ठीक ठाक ही चला रहा था वो। अचानक बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात कौंधी। चाय वाले ने कहा था और कहीं होता तो रिक्शा वाले चले जाते, मगर मैनापुर रास्ता वीरान सा था। दोनों ओर खेत, खुले मैदान और बीच में कच्ची पक्की सड़क। रिक्शा तेजी से उसी में बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर पहले आसमान में बादल छाए थे, अब वो धीरे धीरे छट रहे थे और चांद की शुभ्र रोशनी सारी जगह को रोशनीमय कर रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा व्यक्ति एक पुरानी सी लुंगी और एक बंडी पहने हुए, कंधे में एक गमछा है। मैंने उसी से पूछ लिया, अच्छा एक बात बताइए, आपका घर क्या मैनापुर में है? हाँ बाबू, मैनापुर में ही है, इसीलिए तो मैं जाने को तैयार हो गया। मगर बाकी लोग रात में मैनापुर क्यों नहीं जाते हैं? कोई भूत प्रेत का मामला है क्या? बाबू, आप बड़े समझदार हैं। हाँ, उधर ना एक अतृप्त आत्मा रहती है, दासू चरण की आत्मा। कुछ लोगों ने उसे रात को उस रास्ते पे रिक्शा लेकर घूमते देखा है। लोगों की मदद करने के नाम पे उन्हें रिक्शा में बैठाता है और उनकी हत्या कर देता है। ओह, मगर ये था कौन दासू चरण? यही
पास के गांव का था हुजूर। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों जैसे एक जान दो शरीर थे। साथ में उठना बैठना, खाना पीना, दारू पीना, सब साथ में ही करते थे। मगर किसे पता था, दासू बहुत अच्छा आदमी था, बहुत दयालु, सबकी मदद करता था। कई बार पैसों से उसने मेरी भी मदद की। छोटा सा परिवार था उसका, पत्नी और एक बेटा। जान छिड़कता था दोनों पर। किसी से बिना मतलब लड़ाई झगड़ा व्यवहार नहीं, बस काम करता और लोगों की मदद करता और अपना परिवार लेके सुखी रहता था। 4 साल पहले की घटना है बाबू। एक दिन गांव के मुखिया को बहुत बदबू आ रही थी। वो कुछ लोगों को लेकर दासू के घर की तरफ गए तो बदबू बढ़ गई। सबने चौंक कर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा ताला नहीं लगा था, अंदर से भी सांकल नहीं थी, मगर दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। तब सबने मिलकर जब दरवाज़ा धकेल कर अंदर पहुंचे तो दासू के घर का दृश्य देखकर सब कांप उठे। जमीन पर पाशु के बेटे की सरकटी लाश पड़ी थी और पास ही उसकी पत्नी की लाश की भी वही स्थिति थी। लाश की गर्दन पर खून जम गया था और उसमें मक्खियां भिनभिना रही थी और चारों ओर कमरे को देखने से ऐसा लगता था जैसे किसी ने वहां खून से होली खेली है। सब चौंक पड़े थे। घर में अंधेरा था। बाकी कुछ लोग टॉर्च लेकर आए थे, जिसकी रोशनी इधर उधर फेंकते अचानक सबकी नजर एक जगह पे जाके जम गई। एक कोने में पाशु बैठा हुआ था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल और पास ही एक बड़ा सा कंडासा रखा था। उसके चेहरे और दाढ़ी में खून छिटका हुआ था जो सूख गया था। महीने भर से वो उन लाशों के साथ उसी घर में रह रहा था। पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। हम लोगों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पाशु अपनी बीवी बच्चे की हत्या कर सकता है। फिर एक दिन जेल से भागने की कोशिश करते हुए बेचारा पुलिस की गोली से मारा गया। उसके साथ ही ये राज भी दफन हो गया कि आखिर उसने अपनी पत्नी बच्चे को क्यों मारा। चांद की रोशनी में मैंने देखा व्यक्ति अपने गमछे से आंखें पोंछ रहा है। शायद कहानी सुनाते सुनाते उसकी आंखें भर आई थी। मैं भी आश्चर्य से भर उठा। ओफ, कितना निशंस, कितना पाशविक हत्यारा। मगर क्यों? क्या सचमुच उसने अपनी पत्नी बच्चे की हत्या की, या फिर इसके पीछे कोई राज? तब से कहते हैं इस रास्ते पर वो अक्सर रात में रिक्शा लेकर दिखाई देता है। तुमने कभी देखा है? हाँ, देखा है ना साहब, एक बार देखा है, तभी तो विश्वास करता हूँ। मैं ना पूरा पास ही था। घड़ी में देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। चलो जल्दी पहुँचे तो। दिन भर ट्रेन की थकान, फिर रिक्शे की हलचल, मैं पूरी तरह से थक चुका था। किसी तरह से शादी में पहुंचकर चेहरा दिखाऊं और फिर सो जाऊं। तभी अचानक एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू, लगता है पंचर हो गया है।
इन रास्तों पे ऐसा होता रहता है, आप चिंता मत करो, मेरे पास सब सामान है, मैं अभी बना देता हूँ। कहकर उसने मुझे रिक्शा से उतार दिया और रिक्शे की सीट उठाई तो वहाँ से एक साइकिल पंप और रिक्शे के हैंडल से एक झोला लेकर वो चक्के के पास बैठ गया। उसके साथ टॉर्च भी था, उसकी रोशनी में वो कुछ कुछ करने लगा। मैं आसपास टहलने लगा और तभी मेरी नज़र पड़ी पास ही के एक बड़े से वट के झाड़ पर। माँ से सुना था मैनापुर की शुरुआत में करीब 500 साल पुराना एक वट का पेड़ है। आज पहली बार उसे देख रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ चला। आहा, क्या सुंदर दृश्य! इतना पुराना पेड़ मैं प्रत्यक्ष कभी देख पाऊंगा सोचा भी नहीं था। मोबाइल से पेड़ की 1-2 फोटो ली, फिर पेड़ के पास ही एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और पेड़ पर शरीर टिका दिया। शरीर को थोड़ा सा आराम मिला। खौफ, आज तो जैसे किस्मत बैंड बजाने पर तुली है। एक तो ट्रेन लेट, ऊपर से रिक्शा पंचर, आखिर हो क्या रहा है। मौसी को एक फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि नेटवर्क शून्य दिखा रहा था। कुछ देर ऐसे ही टिक कर बैठा रहा। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। घड़ी में देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे। मैंने आवाज़ लगाई, अरे भाई और कितनी देर, जल्दी करो, फिर तो शादी की जगह विदाई में ही पहुंच पाऊंगा। उसने हंसकर जैसे मुझे समझाने की कोशिश की कि बस बाबू, हो ही जाता है। और ऐसा होते होते अचानक कब मैं नींद के आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। आंख खुली तो चौंक उठा। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। ओह, 1 घंटा सो लिया मैं। अब शरीर थोड़ा सा स्फूर्तिवान लग रहा था। आंखें खोलकर झट से उठकर खड़ा हुआ तो सामने का दृश्य देखकर चौंक उठा। ये क्या, कहाँ गया मेरा रिक्शा वाला? मैं तो इस वीरान सी जगह में अकेला हूं। अरे ये कैसे हो सकता है? तुरंत फुरत रास्ते के किनारे आ गया। तभी दूर से एक रिक्शे की आवाज आई जो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं चौंक पड़ा। रिक्शा पास आया तो एक नाटे कद का व्यक्ति था। मुझे देखकर बोला, क्या हुआ बाबू, इस रात के अंधेरे में यहाँ खड़े हैं? अरे मैं मैनापुर जा रहा था, मेरा रिक्शा वाले का रिक्शा पंचर हो गया, उसने ओ राम प्रसाद होगा, ऐसा ही करता है नशेड़ी सबके साथ। खैर आप आइए, बैठिए मेरे रिक्शे में, मैं आपको मैनापुर छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। एक बाबू को डुमरी गांव छोड़ने गया था, उनकी बहन की शादी थी। मुझे भी वहीं रोक लिया, खाना खा के जाना, इसी वजह से देर हो गई। आना बहुत जोरदार था। मैंने तो पॉलीथीन में अपनी पत्नी बच्चों के लिए भर लिया है। बेचारे सीधे साधे गरीब लोग छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं और अपनी हर खुशी में अपने पूरे परिवार को सम्मिलित करने की कोशिश भी करते हैं। अब तुम्हारा नाम क्या है? जी चरण। आइए बैठिए। मेरे पास कोई और उपाय तो था नहीं, सो रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे आगे जाने लगा। मैंने उससे कहा, अच्छा चरण, ये बात सच है कि यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा भटकती है? आपको ये सब राम प्रसाद ने कहा ना? हाँ। वो नशेड़ी ये सब बातें फैलाकर लोगों को बिना मतलब डराते रहता है। अरे नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो पाशु अरे वो सब बातें छोड़िए बाबू, आप चलिए, जल्दी गाँव पहुँचा देता हूँ। मैं चुप हो ही रहा था कि अचानक आगे का दृश्य देखकर जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस रिक्शा वाले ने भी एक पुरानी सी लुंगी और एक बंडी पहनी थी, कंधे में इसके भी गमछा था। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि रिक्शा चलाते हुए भी उसकी गर्दन सामने रास्ते की तरफ ना होकर मेरी तरफ थी। मैं चौंक पड़ा। ये क्या?
क्यों बाबू, डर गए? ये क्या? तुम कौन हो? मैं पाशुचरण। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम एक निशंस हत्यारे हो। मरने के बाद भी लोगों को परेशान किया जा रहे हो। मैं अब अपने बचने का रास्ता खोजने लगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं रिक्शे से कूद पड़ा और उस खुले मैदान में तेजी से दौड़ता चला गया। मुझे किसी भी तरह से जल्दी से कहीं खुद को छुपाने का जगह ढूंढना होगा। और तभी मेरे सामने एक पुराना सा घर पड़ा। घर का दरवाजे पर ताला लगा था और आसपास जंगल, झाड़ियां और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। घर को देखने से समझ में आ रहा था कि काफी लंबे समय से कोई यहाँ पर नहीं आया है, मगर यह पुराना घर ही अभी मेरी सुरक्षा का एक साधन हो सकता था। मैंने थोड़ा सा जोर लगाया तो जंग लगा वो ताला टूट गया और एक जोरदार धक्के के साथ घर का दरवाजा खोल लिया। घर अंदर से भी किसी अच्छी हालत में नहीं था और बाहर जितना अंधेरा था उससे दुगना अंधेरा उस घर के अंदर था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और एक कोने में जाकर छुप गया। यहाँ पर सांप बिच्छुओं का डर तो था, मगर बाहर जो डर है उसके मुकाबले ये कम ही था। कुछ देर तक मैं उसी घर में छुपा रहा, सवेरा होने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक महसूस हुआ जैसे उस घर में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी है। मैं जैसे कांप उठा और तुरंत ही मोबाइल की रोशनी जलाकर जब सामने देखा तो एक बार फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस वक्त मेरे सामने वही व्यक्ति खड़ा था जो कुछ देर पहले रिक्शे में मुझे लिए जा रहा था। अब कि उसके हाथ में एक बड़ा सा गंडासा था और मुझे देखते ही वो हंस पड़ा। और एक बार से जब मेरी आंखें खुली तो मैं आश्चर्यचकित था। ये क्या? मैं तो उस घर के अंदर था। इस वक्त मैं एक खुले मैदान में पड़ा हूं और ये सब क्या हो रहा है? तभी मुझसे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति जमीन में गड्ढा खोदता हुआ दिखाई दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। कौन है ये और ये गड्ढा क्यों खोद रहा है? 2 कदम आगे बढ़ने के साथ साथ मुझे समझ में आ गया कि मैं इस व्यक्ति को अच्छे से पहचानता हूं। ये वही था जो मुझे रिक्शे में लेकर आया था और इस वक्त वो जिस चीज को गाड़ने की कोशिश कर रहा था जमीन में, वो और कुछ नहीं, मेरा कटा हुआ सर था। मैं चीख पड़ा, खूनी हत्यारे, अपनी पत्नी बच्चे को मारकर तुझे चैन नहीं मिला, तू इस तरह के काम कर रहा है। अचानक मेरी तरफ देखकर जैसे वो घबरा उठा और बिजली की गति से एक तरफ दौड़ पड़ा, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। मुझे अब जानना ही था कि आखिर क्यों उसने अपनी पत्नी बच्चों की हत्या की। मैं भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ता चला गया। दौड़ते दौड़ते मुझे पता नहीं चला कि कब समय बीत गया और भोर की रोशनी आसमान में फैलने लगी और इसके साथ साथ मेरे सामने फिर से वही घर था, मगर अब की बार वो घर वैसा पुराना जीर्ण शीर्ण नहीं था, बल्कि लिपा पुता और सजा हुआ था। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक एक महिला ने दरवाजा खोला और बाहर आई। तभी किसी की आवाज आई, भाभी पासू घर में है क्या? हाँ आइए। महिला के पीछे पीछे एक और व्यक्ति घर के अंदर घुसा। मैं एक पल को पेड़ की ओट में चला गया था। फिर धीरे से मैं घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। गरीब का दरवाजा पूरी तरह से बंद भी तो नहीं होता है। अंदर का दृश्य मुझे बाहर से ही दिख रहा था। व्यक्ति उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। सामने एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा और एक महिला थे। व्यक्ति चीख पड़ा, तू लॉटरी के पैसे मुझे देगा कि नहीं? पागल मत बन, वो पैसे मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। अच्छा नहीं देगा? अचानक उसने एक बड़ा सा कड़ासा
अपनी शर्ट के अंदर से निकाल लिया और बच्चे को अपने तरफ खींचकर उसके गले में लगा दिया। क्या करता है? पैसे दे दे वरना इसकी गर्दन। क्या कर रहे हो तुम? दे दो ना पैसे, बच्चे से ज्यादा पैसे थोड़ी कीमती है। नहीं, मैं किसी कीमत पर इस जुआरी को पैसे नहीं दूंगा, बहुत दे चुका है उसको मैं इसकी मदद नहीं करने वाला। अच्छा, नहीं करेगा मेरी मदद? और अचानक ही महिला चीख पड़ी। उस व्यक्ति ने बच्चे की गर्दन काट डाली। खून का फव्वारा पासू के चेहरे पर जाकर छिड़क गया। महिला फूट फूट कर रो रही थी। उनकी तरफ पीठ किए खड़ा वो व्यक्ति अट्टहास कर उठा। देखा मुझसे टक्कर लेने का नतीजा है? अरे पैसे तुझे अपने परिवार से ज्यादा कीमती है तो ले। और अगले ही वार में उसने उस महिला की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अचानक हुई इस घटना से रिक्शा वाला कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर अगले ही पल वो चीखते हुए उस पर कूद पड़ा। दोनों के बीच काफी गुत्थम गुत्था हुई और अंत में रिक्शे वाले का हाथों में वो गंडासा आ गया। नया व्यक्ति घबराया हुआ उठ खड़ा हुआ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कहकर रिक्शे वाले ने उसकी गर्दन पर प्रहार करने की कोशिश की, मगर वो प्रहार कर पाता इससे पहले ही उस व्यक्ति ने उसके पेट पर एक जोरदार लात मारा। वो दूर छिटक कर गिर गया और भागता हुआ वो घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैं तुरंत ही दरवाजे के किनारे हो गया और घर के अंदर से जो व्यक्ति बाहर निकला उसे मैं अच्छी तरह से जानता था। ये और कोई नहीं बल्कि राम प्रसाद था, वही शराबी रिक्शा वाला जो मुझे तो इसका मतलब पासु चरण खूनी नहीं है। उसने अपनी पत्नी बच्चों का खून नहीं किया बल्कि ये पापी। पर ये सब मैं कैसे देख रहा हूं? मैं यहां कैसे पहुंचा? क्या मैं समय यात्रा कर रहा हूं? टाइम ट्रेवल करके मैं यहां पहुंचा हूं? मुझे यहां कौन सी शक्ति लेकर आई है? अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे दिन का वो उजाला फिर से रात के अंधेरे में बदलता जा रहा है। मेरा दिमाग घूम रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहीं जमीन पर फड़ाम से बैठ गया और तभी मेरे पीठ पर एक हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। मैं इतना जानता था कि मेरे पीछे जो भी व्यक्ति है वो जीवित नहीं है, क्योंकि उसके हाथों का स्पर्श इतना ठंडा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने धीरे धीरे मुड़कर अपने पीछे बैठे उस व्यक्ति की तरफ देखा। चांद की रोशनी में मुझे जो चेहरा नजर आया उसने मुझे अंदर तक कपा दिया। मेरे पास वही पाशु चरण बैठा हुआ था। उसके सिर से खून रिस रहा था। चेहरे पर कई जगह खून जमकर सूख चुका था। शरीर पर कई जगह घाव के निशान थे। वो बोला, डरो मत साहब, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो पिछले 4 सालों से इसी कोशिश में हूं कि किसी तरह लोगों को ये सच्चाई बता सकूं कि मैंने अपनी पत्नी बच्चों की हत्या नहीं की। हत्या की उस कमीने रामदास ने। उसे जुआ खेलने की बहुत गंदी लत थी। कई बार मैंने उसकी उधारी चुकाई थी। मुझे क्या पता था मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। अचानक ही मुझे एक बड़ी लॉटरी लगी। जानते हैं साहब, मेरा लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। शहर के एक बड़े स्कूल में उसे पढ़ने का मौका मिला था। किस्मत का खेल, तभी मुझे ये लॉटरी लगी। सब कुछ तय था, उसका स्कूल जाना भी तय था, मगर इस हरामजादे को कहां से लॉटरी के पैसों के बारे में पता चल गया है। वो मुझसे पैसे उधारी मांगने लगा, मगर अब की बार मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता था। मैं ये सारे पैसे अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहता था, और उसने देखा क्या कर दिया। पर अगर तुमने हत्या नहीं की थी तो 1 महीने तक तुम लाशों के साथ घर में क्यों रहते रहे? बाबू
मेरे अपने थे, अचानक मेरा साथ छोड़कर चले गए। ये मैं कैसे मान सकता था? मुझे तो ऐसा लगता था भागवंती और छोटू मेरे साथ ही हैं, इसीलिए जितने ज्यादा समय उनके साथ बिता सकता था बिता रहा था। गाँव वालों को पता चलते ही साथ तो उनकी क्रियाक्रम करके मुझे उनसे दूर कर देते। मैंने पुलिस को बहुत बार बताने की कोशिश की, मगर गरीब की कौन सुनता है। पुलिस ने भी सही ढंग से तफ्तीश नहीं की और मुझे ही दोषी बनाकर केस बंद करने की कोशिश करने लगे। इसलिए मैं उनके पास से भागा कि किसी बड़े अधिकारी से मिलकर, मगर मेरी तो मौत ही हो गई। उसके बाद से 4 सालों से मेरी आत्मा किसी जिंदा इंसान को ये सब बताने के लिए तरस रही थी। मैं रातों को घूमकर लोगों को बताने की कोशिश करता, मगर डर कर लोग भाग जाते। कोई मेरी बात नहीं सुनता और ऊपर से वो रामचरण जैसे लोग मुझे खुद ही हत्यारा बता रहे थे। बाबू, आज तक मैंने किसी को नहीं मारा। अगर कोई मरा है तो डर के मारे हार्ट अटैक से। पर आज मेरी इच्छा पूरी हो गई बाबू। अब उस रामचरण को सजा मिले ना मिले, दुनिया को ये पता चले ना चले कि सच्चाई क्या है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने एक जिंदा इंसान को अपनी सच्चाई बता दी। अब मैं कहते कहते अचानक पाशुचरण मेरे आंखों के सामने हवा में विलीन हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया, आखिर मैं क्या देख रहा हूं और क्या हो रहा है। तभी अचानक चौंक कर मेरी जैसे नींद खुल गई। मैंने खुद को रिक्शे के पास रास्ते में खड़ा पाया और मेरे हाथों में खून से सना गड़ासा था। ये क्या? और तभी मेरी नजर गई रिक्शे की शीट पर, जिस पर रखा हुआ था रामदास का कटा हुआ सर। मुझे देखते ही अचानक बोला, अरे पाशु, कैसे काटती रे मेरी गर्दन, सीधा भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे पैरों के पास एक सरकटी लाश पड़ी थी और रिक्शे की शीट पर वो सर। मैं क्या करता, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूं, मगर कौन मानेगा कि एक प्रेत आत्मा ने आकर मुझे अपनी सच्चाई बताई। और कौन मानेगा कि मैंने ये हत्या नहीं की है।